फ्रेंड्स, आज की कहानी है जब पराये अपने लगने लगे भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा पल्लवी और विजय के मुंह से हाँ सुनकर बलवंत जी और सरोज जी बहुत खुश होते हैं और एक दिन सुबह नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे, तभी एक आवाज आती है जिसे सभी अचानक देखकर चौंक जाते हैं, जो कि आराधना की बहन भावना की होती है। क्योंकि आराधना विजय की शादी अपनी बहन भावना से करवाना चाहती थी। भावना के आने के बाद पिकनिक का प्रोग्राम बनता है। पिकनिक पर भावना पल्लवी को पानी में धक्का दे देती है, लेकिन पल्लवी के आगे विजय खड़ा था, तो विजय और पल्लवी दोनों पानी में गिर जाते हैं। तो सरोज जी और बलवंत जी दोनों को घर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे। अब आगे शाम तक पिकनिक से सभी लौट आए। भावना थकने का बहाना करके सीधे रूम में चली गई। पीछे से आराधना भी रूम में चली गई। कमरे में भावना गुस्से से चहलकदमी कर रही थी। आराधना को देखते ही बोली, दीदी ऐसे बात नहीं बनेगी। दोनों प्रेम का झूला झूलने लगे हैं, कुछ बड़ा करना होगा जिससे ये बंदरिया से पीछा छूटे। आराधना भी चिंता में सिर पकड़कर बैठ गई। रात के खाने की तैयारी अकेले पल्लवी ने की। सब एक सुर में उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। बस भावना और आराधना के गले से कोर नीचे तक नहीं उतर रहा था। खाना खाते हुए सरोज जी बोली, कल रविवार है तो क्यों न पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया जाए। सुनते ही भावना और आराधना को धक्का सा लग गया। सब उन्हें संभालने लगे। अगले सुबह सबने मार्केट जाने का प्लान बनाया और वहीं से पंडित जी के पास से भी जाने का प्लान बना। पल्लवी के ना नुकुर के बाद भी सरोज जी ने उसे दुकान से कई सूट दिलवा दिए। ये बात आराधना और भावना को अखर रही थी। घूमते घूमते काफी वक्त हो गया था। पानी पूरी वाले पे नजर पड़ी तो सबका जी ललचा गया। पानी पूरी के पास पहुंचते ही किसी ने पल्लवी को पुकारा। पीछे मुड़कर पल्लवी ने देखा तो चाची थी। पल्लवी भूल गई उनका जो व्यवहार था, दौड़कर चाची के पांव छू लिए। पल्लवी को इतने अच्छे कपड़े में सजी धजी देखकर चाची की आंखें चौंधी आ गई। ऊपर से तो खुशी जाहिर कर रही थी, पर अंदर से जल भुन गई थी। सरोज जी ने उसे देखा तो पहचान गई, ये तो पल्लवी की चाची है। पुरानी बातें भूलकर उन्होंने नमस्ते किया। चाची थोड़ा सकपका गई, वो भी सरोज जी को पहचान गई। आराधना और भावना पूरी गतिविधियों को ध्यान से देख रही थी। आराधना को सब याद आ गया, जो भी सरोज जी ने पल्लवी की चाची के बारे में बताया था। उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। सरोज जी ने चाची को घर आने का निमंत्रण दिया और विदा ली। सब थक गए थे तो पंडित जी से मिलने का प्लान किसी और दिन पे छोड़ दिया। घर आकर आराधना और भावना कमरे में घुस गई। पल्लवी सबके लिए चाय बनाने चली गई। आराधना ने भावना से कहा, अगर पल्लवी की चाची को अपने जाल में फंसा ले तो कुछ काम बन सकता है। और दोनों बहनें अपने दिमाग पर जोर डालकर लग गई प्लानिंग में। अगले दिन सोमवार से विजय ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तीनों मर्दों के ऑफिस जाते ही आराधना और भावना भी कुछ बहाना बनाकर घर से निकल गई। दोनों पल्लवी की चाची का पता लेकर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो चाची ने ही दरवाजा खोला। आश्चर्य से देख रही थी। आराधना ने कहा, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। चाची दरवाजे से हट गई और वो दोनों घर के अंदर आ गई। बहुत साधारण सा 2 कमरों का मकान था। बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। किसी तरह वहां बिछी चटाई पर ही दोनों बैठ गई। चाची अभी भी उनको आश्चर्य से देखे जा रही थी और फिर कहा, कुछ बोलोगी भी, आप लोग यहाँ कैसे अचानक। आराधना ने गला खंखारते हुए कहा, देखिए मैं सरोज जी की बड़ी बहू हूँ और ये मेरी छोटी बहन। आपकी पल्लवी का ब्याह मेरी सास ने मेरे देवर से तय कर दिया है और हम दोनों ये नहीं चाहती मेरी बहन ही मेरी देवरानी बने, बस यही चाहती हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। चाची ने पूछा, हमें आपकी मदद चाहिए। ये कुछ सामान आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, कोई पूछे तो यही बोलना आपको ही पल्लवी ने दिया है। आराधना ने कहा, इससे हमारा क्या फायदा। अब चाची का दिमाग भी तेजी से काम करने लगा। आराधना ने 500 की गड्डी दिखाते हुए बोला, अगर आप साथ देंगी तो ये आपका हो सकता है। बस इतना बड़ा झूठ और तुम दोनों का इतना बड़ा फायदा करवाने का बस इतना ही। चाची मुंह बनाते हुए बोली। आराधना ने एक और गड्डी निकाली तो चाची की आंख में चमक आ गई। बोली, हो जाएगा तुम्हारा काम। 2 दिन बाद आराधना ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। उसके गहनों का डब्बा नहीं मिल रहा था। सरोज जी ने कहा, बेटा शांति से ढूंढो, वही अलमारी में किसी कपड़े के नीचे दब गया होगा। आराधना ने झल्लाते हुए कहा, मम्मी जी सारी अलमारी छान मारी, कहीं नहीं मिल रहे हैं। तभी भावना बोल उठी, बुरा न माने तो पल्लवी के कमरे में भी देख ले, वही एक घर के बाहर की सदस्य है यहाँ पर। सुनते ही विजय चीख पड़ा, भावना सोच समझ कर बोला करो, बाहर की तो तुम भी हो। भावना ने कहा,
हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, मेरा भी बैग चेक कर लो। और अपनी ही बहन के गहने में क्यों चुराऊंगी? मैंने पल्लवी को कल घर के बाहर जाते हुए देखा था, उसके हाथ में एक बैग भी था, क्या पता उसमें दीदी के गहने ही हो। सुनकर पल्लवी के होश उड़ गए, वो रोने लगी। आंटी मैंने नहीं लिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो इसकी चाची के घर चलकर देख लो। मुझे इस पर शक था तो मैं इसके पीछे गई थी। इसने अपनी चाची के घर पर बैग रखा या नहीं, पूछो इससे। भावना अपने झूठ को सच बनाने के लिए चिल्ला रही थी। सरोज जी और बलवंत जी सदमे में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या झूठ है और क्या सच। भावना की जिद से सब चाची के घर की तरफ चल दिए। विजय पल्लवी का हाथ थामे हुए उसे दिलासा दे रहा था कि तुमने कुछ नहीं किया, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। पल्लवी इतना बड़ा आरोप सुनकर सुन्न हो चुकी थी, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था, बस आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। चाची के घर पहुंचकर भावना ने झूठ मूठ बैग ढूंढने के दिखावा किया और चारपाई के नीचे से एक बैग निकालते हुए बोली, ये देखो यही बैग था जो कल ये लेकर घर से निकली थी। बैग खोला तो उसमें आराधना के गहने थे। सब हक्के बक्के रह गए। चाची ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कल पल्लवी ये बैग देकर गई थी, बोल रही थी कुछ दिन बाद ले जाएगी। पल्लवी को काटो तो खून नहीं, इतना सफ़ेद झूठ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। पल्लवी को होश आया तो उसने अपने आप को विजय के घर के गेस्ट रूम में पाया। उसे होश आया देखकर सबने राहत की सांस ली। विजय ने उसका हाथ थाम रखा था। सरोज जी बलवंत जी सब आसपास थे। पल्लवी सबको देखकर रोने लगी, आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं वो बैग चाची के पास कैसे आया और उन्होंने झूठ क्यों बोला। विजय ने कहा, पल्लवी चिंता मत करो, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है, हम सब पता लगा लेंगे। परंतु पल्लवी अंकल आंटी को ऐसे देख रही थी, उनके चेहरे पर उसे संशय साफ नजर आ रहा था, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था अब तक। उस रात पल्लवी बहुत परेशान रही, बार बार करवट बदल रही थी। उसे लग रहा था भावना और आराधना भाभी ने ही उसे फंसाने की कोशिश की है। शायद वो नहीं चाहती मेरी और विजय की शादी हो। जिस देवी देवता तुल्य सरोज जी और बलवंत जी ने उसे इतने कम समय में इतना मान दिया, प्यार दिया, उनका अखंड परिवार मेरी वजह से बर्बाद न हो जाए। इन्हीं सब विचारों से जूझती हुई पल्लवी ने निर्णय ले लिया था। अंधेरी रात में ही सबको बिना बताए वो सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल पड़ी, जहां उसकी किस्मत ले जाए वहां के लिए। स्टेशन पर आकर जो ट्रेन खड़ी थी उसमें ही बैठ गई। अंतिम गंतव्य पर ट्रेन से उतर गई। वो हरिद्वार पहुंच गई थी। स्टेशन से बाहर निकलकर सोच ही रही थी अब तक किधर जाए, तभी सामने एक बूढ़ी लड़खड़ाती हुई दिखी। उसने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया। दादी आप इस उम्र में अकेले कहाँ घूम रहे हो, गिर जाते तो, पल्लवी ने पूछा। बूढ़ी औरत ने पल्लवी की तरफ देखा और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटिया खुश रहो, मेरा बेटा मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ने आया था, पर मैं तो माँ हूँ, अंतिम क्षण तक उसे देख पाऊँ, इसलिए जिद कर स्टेशन तक आ गई। पल्लवी ने कहा, ओह अच्छा, कहाँ है आपका वृद्धाश्रम, चलिए मैं आपको पहुँचा देती हूँ। बूढ़ी दादी ने कहा, यहीं पास में है, और एक मुड़ा तोड़ा सा कागज पल्लवी के हाथ में थमा दिया जिसमें पता लिखा हुआ था। पल्लवी ने उनको सुरक्षित पहुँचा दिया। आश्रम बहुत सलीके से बना हुआ था। बुजुर्गों की सुविधा का वहाँ पुख्ता इंतजाम था। आश्रम के बाहर ही छोटा सा गार्डन था जिसमें कई बुजुर्ग बैठे हुए थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई शतरंज की बाजी में व्यस्त था और कुछ यूं ही गप्पे हाँक रहे थे। पल्लवी और बूढ़ी दादी जब वहां पहुंचे तो सामने ही वहां की मैनेजर दिख गई। उन्होंने पूछा, माँ जी छोड़ आए अपने बेटे को, और आपके साथ ये लड़की कौन है? दादी ने उसे पूरा वाक्य बताया और कहा, बहुत भली बच्ची है, मुझे परेशान देकर यहाँ तक छोड़ने आ गई। मैनेजर मीनाक्षी ने पल्लवी को धन्यवाद कहा और जाने लगी। पल्लवी ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मीनाक्षी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे जायजा ले रही हो इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर उसे अपने साथ आश्रम के ऑफिस में ले गई और बैठने को कहा। कई सवाल के बाद संतुष्ट होकर मीनाक्षी ने उसे काम पर रख लिया, इस शर्त पर कि यदि काम में लापरवाही हुई तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। 2 साल बाद विजय और उसका परिवार छुट्टियां मनाने के लिए हरिद्वार आए हुए थे। सब यहाँ मनसा देवी के दर्शन के लिए गए थे। गंडोला की लाइन में लगे हुए उसे लगा बुजुर्गों की टोली को संभालती हुई लड़की पल्लवी है। उसने सरोज जी को कहा, मम्मी आप लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। विजय उस तरफ बढ़ गया जहाँ पल्लवी वृद्धाश्रम के लोगों को लेकर दर्शन के लिए स्पेशल लाइन में लगी थी। विजय को अचानक सामने देखकर पल्लवी कुछ सेकंड के लिए स्तंभ रह गई, फिर खुद को संभालते हुए दिखावा करने लगी जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं। विजय बिल्कुल करीब आ चुका था, सामने खड़े होकर हाथ पकड़कर बोला, पल्लवी तुम कहाँ चली गई थी?
हमने तुम्हें कितनी कोशिश की ढूंढने की। मेरा हाथ छोड़िए महाशय, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पल्लवी ने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। पल्लवी प्लीज ऐसा मत कहो, विजय ने रुआंसे स्वर में कहा। मेरा हाथ छोड़िए, सब देख रहे हैं, पल्लवी ने कहा। विजय ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको खींचते हुए किनारे ले गया। मजबूती से उसका हाथ पकड़े हुए कहा, पल्लवी तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन मेरा क्या दोष जो तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे जाने के बाद हम लोग चाची से दोबारा मिले, पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन्होंने सारा सच हमारे सामने रख दिया कि किस तरह आराधना भाभी और भावना ने मिलकर उन्हें पैसे का लालच दिया और झूठ बोलने के लिए कहा। पल्लवी की आंख से झरझर आंसू गिर रहे थे। वो सर झुकाए खड़ी सब सुन रही थी। विजय ने आगे कहना जारी रखा, पापा और मम्मी तो सुनकर अपना आपा खो बैठे। भाभी को तुरंत घर छोड़ने को कहा। घर की इज्जत का सवाल नहीं होता तो पुलिस के हवाले कर देते। बहुत माफी मांगने के बाद और भैया के आश्वासन पर भाभी को माफ कर दिया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। पल्लवी हम सब शर्मिंदा है जो भी तुम्हारे साथ हुआ। मम्मी पापा भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और मैं भी। पल्लवी ने सिर्फ इतना पूछा, आपकी शादी भावना से हो गई? विजय ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। पल्लवी मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। नहीं मिलती तो मैं आजीवन कुंवारा ही रह जाता, पर मेरे दिल को यकीन था कि तुम जरूर मिलोगी। बोलकर उसके गालों को चूम लिया। पल्लवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने देखा आश्रम के सारे लोग टकटकी लगाकर उन दोनों को ही देख रहे थे। वो और भी ज्यादा शर्मा गई। विजय ने कहा, सारे घर वाले यही हैं, चलो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। पल्लवी ने उसे रोकते हुए कहा, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं यहाँ एक वृद्धाश्रम में काम करती हूँ और इन सबको यहाँ दर्शन के लिए लाई हूँ अपनी जिम्मेदारी पर, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। विजय ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, सबको साथ लेकर चलते हैं, दर्शन भी हो जाएगा और सबसे मिलना भी। पल्लवी ने सबका परिचय विजय से कराया। इन 2 सालों में सब पल्लवी से बहुत घुल मिल गए थे और विजय के बारे में भी जानते थे। विजय ने सरोज जी को फोन करके कहा, आप लोग मंदिर में ही रुकिए, आप सबके लिए एक सरप्राइज है, मैं आ रहा हूँ। सब मंदिर पहुंचे तो पल्लवी को देखते ही सरोज जी ने गले से लगा लिया। हमें माफ कर दो बेटी, प्लीज आंटी मुझे शर्मिंदा मत करिए, माफी मांगकर, आपकी कोई गलती नहीं थी। पल्लवी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। आराधना भाभी ने भी पल्लवी से माफी मांगी। माफ कर दे पल्लवी, बहन प्रेम में बहक गई थी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज अब घर चलो हमारे साथ, तुम भी मेरी छोटी बहन जैसे हो, अब से भूल जाइए भाभी, जो हो गया सो हो गया। पल्लवी उनको माफ कर चुकी थी। तभी विजय पल्लवी का हाथ पकड़कर मां मनसा के सामने ले आया और उसके मांग में सिंदूर भरकर बोला, माँ के दरबार से बेहतर क्या हो सकता है, यही सही वक्त है और यही हम दोनों की किस्मत। दोनों माँ के आगे नतमस्तक हो गए। पल्लवी को भी यकीन हो गया, इसी वक्त की बात शायद बाबा करते थे और अब उसे अपनी किस्मत पर भी भरोसा हो गया। सभी खुश थे। शाम को वृद्धाश्रम से पल्लवी की विदाई इस तरह हुई जैसे मायके से विदाई हो रही हो। सबकी आंखें नम थी और होठों पर मुस्कान। ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ वो अपने घर के लिए विदा हुई थी। फ्रेंड्स, जब पराये अपने लगने लगे कहानी यही समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।